नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी विनोदिनी गोयनका की भटकन। मैं घर से बाहर निकलने की जल्दी में थी कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने नौकर रामू से कहा, तुम फ़ोन सुन लो और जो भी हो कह दो कि मैं घर में नहीं हूँ। यह कहकर मैं लिफ्ट की ओर बढ़ गई। मैं अभी लिफ्ट की प्रतीक्षा में खड़ी ही थी कि रामू दौड़ता हुआ आया। बड़ा बाजार से ममता बाई का फ़ोन है, उन्हें बहुत ही ज़रूरी काम है। मैं इनकार न कर सकी क्योंकि ममता मेरी दूर की मौसेरी बहन है, परंतु देर हो रही थी, इसीलिए झुंझलाती हुई फ़ोन के पास पहुंची और रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, क्या बात है? जल्दी से कह डालो, मुझे कहीं जाना है। ममता ने घबराए स्वर में कहा, दीदी, मेरे देवर को दिल का दौरा पड़ा है, उसे डॉक्टर ने तुरंत ही अस्पताल ले जाने को कहा है, लेकिन मेरे पति यहाँ नहीं हैं। मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ। अभी तुरंत ही मुझे 50,000 रुपयों की अत्यंत आवश्यकता है। इतने रुपये तो अस्पताल में ही अग्रिम जमा कराने होंगे, तभी वे उसे भर्ती करेंगे, और आज बैंक भी बंद है। तुम समर्थ और अपनी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ही कष्ट दिया है। यदि ऐसे समय में मदद नहीं करोगी तो मेरे देवर का पता नहीं क्या हो। मेरे बूढ़े सास ससुर तो रो रो कर इस सदमे से ही चल बसेंगे। यह सुनकर मैं इनकार न कर सकी। अच्छा, मैं तुरंत ही अपने ड्राइवर के हाथ रुपये भेजती हूँ। सब कामकाज भूलकर मैं सारी अलमारियाँ तथा पर्स खोल खोल कर रुपये इकट्ठे करने लगी, लेकिन मुश्किल से 35,000 रुपये ही निकले। ममता बड़े घर की बेटी और धनी परिवार की बहू है। उसका विवाह साल भर पहले ही हुआ है, तभी से यहाँ कलकत्ता रहने लगी है। मेरा घर ही उसके लिए पीहर के समान है। मौसी अलीगढ़ में रहती हैं। मौसा जी का तालों का अच्छा खासा व्यापार है। ममता उनकी इकलौती लड़की है। माता पिता ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा, दिल्ली के प्रसिद्ध कॉलेज में पढ़ाया तथा हॉस्टल में रखकर बीए पास कराया। उसकी शादी में भी उन्होंने बहुत खर्चा किया। मैं भी तन मन से इस विवाह की तैयारी में जुटी थी, क्योंकि उन्होंने लड़के तथा परिवार के विषय में पूछताछ करने का भार भी मुझे ही सौंपा था। विवाह का अधिकतर प्रबंध भी मेरे ऊपर ही डाल दिया गया था। लड़का पढ़ा लिखा, सुंदर और धनी परिवार का था, परंतु एक तो वे बड़ा बाजार में छोटे से फ्लैट में रहते थे तथा दूसरे उनका रहन सहन कुछ पुराने ढंग का था। इसीलिए आधुनिकता के रंग में रंगी ममता को रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। मैंने उसे समझाया, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, वहाँ जाकर घर की व्यवस्था इच्छा अनुसार कर लेना, धीरे धीरे पुराने माहौल में बदलाव आ जाएगा। परंतु जब ममता ने सुंदर सलोने लड़के को देखा और उससे अकेले में बातचीत की तो उसकी हिचकिचाहट दूर हो गई। 2 महीने बाद धूमधाम से ममता का विवाह हो गया। मौसी और मौसा जी 2 दिन बाद ही घर लौट गए और जाते समय ममता की देखरेख की जिम्मेदारी मुझ पर डाल गए। मौसी कहने लगी, अब तुम ही यहाँ इसकी बड़ी बहन हो, और बड़ी बहन तो माँ के समान होती है। हम तो दूर हैं, तुम ही अब इसे संभालना। जब उसका फ़ोन आया तो इसी नाते मैं इनकार न कर सकी, लेकिन मैं ड्राइवर के हाथ इतनी बड़ी रकम भेजने में हिचकिचा रही थी। इतने में देखा कि ममता स्वयं ही चली आई। वह घबराए स्वर में बोली, मेरे ससुर जी संजय भैया को लेकर अस्पताल गए हैं। मैंने सोचा कि मैं खुद ही रुपये लेकर सीधे अस्पताल चली जाऊंगी। दीदी जल्दी करो, मैंने संकोच में कहा। इस वक्त मेरे पास तो सिर्फ 35,000 ही हैं। उसने मेरे हाथ से रुपये छीन लिए और बोली, कोई बात नहीं दीदी, बाकी का प्रबंध हो जाएगा। वह आंधी की तरह आई थी और तूफान की तरह चली गई, परंतु उसकी हरकत देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। वह सजी धजी पर्स लटकाए ऐसी लग रही थी मानो अस्पताल नहीं सैर सपाटे को जा रही हो। चेहरे पर भी चिंता या परेशानी के भाव नजर नहीं आ रहे थे। मैं कई दिनों तक अपने कामकाज में अत्यंत व्यस्त रही। फिर अचानक याद आया कि पता नहीं ममता के देवर का क्या हाल है। मेरे मन ने लताड़ा, उनके बीमार देवर का हाल पूछना चाहिए था। इसलिए मैंने तुरंत रिसीवर उठाकर ममता का नंबर मिलाया तो उधर से किसी नौकर ने जवाब दिया,
ममता के देवर के विषय में पूछने पर उसने उत्तर दिया, यहाँ तो कोई बीमार नहीं है। इतने में ही कहीं बाहर से ममता पहुंच गई। उसने नौकर से रिसीवर ले लिया। उसके देवर की तबीयत के बारे में पूछने पर पहले तो वह सकपका गई, फिर संभल कर बोली, दीदी मैं अभी सीधे अस्पताल से ही आ रही हूँ। आपकी समय पर सहायता मिलने से ही वह बच गए, परंतु अभी भी उनसे मिलने की किसी को आज्ञा नहीं है, इसीलिए आप आने का कष्ट मत कीजिएगा। मैं अस्पताल की दौड़ धूप में इतनी फंसी रही कि आपके रुपये नहीं लौटा सकी। बस 2-3 दिन में ही प्रबंध कर पहुंचा दूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे संतोष हुआ कि चलो मुसीबत में मैं किसी के काम तो आई, परंतु वह रुपया मैंने अपनी दुकान के हिसाब का दिया था। इससे कुछ परेशानी सी हो रही थी। कई दिनों बाद दोपहर के समय अचानक ममता का फोन आया, दीदी मैं बैंक से अपनी 2 हीरे की चूड़ियाँ निकाल लाई हूँ। आपकी तो सोने चांदी एवं हीरे की दुकान है, आप ऐसा करें उन्हें बिकवा दें तथा अपने 35,000 रुपये काट कर बाकी रकम मुझे तुरंत दिलवा दें, क्योंकि मेरे देवर को डॉक्टर ने अस्पताल से छुट्टी दे दी है, इसीलिए वहाँ का पूरा हिसाब चुकता करना होगा। आपके घर पर आ रही हूँ, कृपया कर जल्दी ही सब प्रबंध कर दें। पता नहीं क्यों मुझे कुछ शक हुआ। मैंने दुकान पर फ़ोन करके 2 नौकरों तथा एक हीरे के पारखी सुनार को घर पर बुला लिया। ममता जल्दी ही आ गई। उसने अपने पर्स में से एक रुमाल में लपेटी हुई 2 हीरे की चूड़ियाँ तथा हीरे की एक अंगूठी व कुछ छिटपुट सामान निकाल कर मेरे सामने रख दी। मैंने चूड़ियाँ उठाकर सुनार को दी। उसने अच्छी तरह जांच परख कर कहा, हीरे तो सच्चे तथा कीमती किस्म के हैं, पर इनका बाजार भाव पता लगाना होगा। सोने हीरे वगैरह का भाव तो रोज ही चढ़ता उतरता रहता है, फिर पुराने गहने बेचने जाओ तो आधा पौना दाम ही लगता है। ममता घबराई हुई थी और बेहद जल्दी में थी। कहने लगी, दीदी मैं जल्दी में हूँ, रुपयों की मुझे अत्यंत आवश्यकता है, इसीलिए आप जो भी उचित समझे मुझे अभी दे दें। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। उसकी हड़बड़ाहट देखकर मेरा शक और बढ़ गया कि शायद यह अपने घर वालों को बिना बताए ही चूड़ियाँ बेच रही है, कहीं कुछ गड़बड़ अवश्य है। उसने फिर विनती की, आप चूड़ियाँ रख लें, अभी 1 लाख रुपया ही दे दें, बाकी का हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। मुझे ग्राहकों के मन को पढ़ने का अच्छा खासा अनुभव था। इस सौदे में कुछ दाल में काला लग रहा था, पर अपने ही घर की बात थी, इसीलिए कुछ कह भी नहीं सकती थी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। मैं जानबूझकर दूसरे कमरे में फ़ोन सुनने गई कि बाहर किसी को पता न चले कि किसका फ़ोन है और क्या बात है। फ़ोन की घंटी सुनकर ममता की चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वह सब सामान छोड़कर जाने लगी तो सुनार ने उसे रोक लिया और कहा, मालकिन आ रही है, आप तभी जाइएगा, इतना कीमती सामान है, कहीं हम न फंस जाएं। फ़ोन ममता के पति का था। वह उत्तेजित स्वर में पूछ रहा था, ममता आपके यहाँ आई है क्या? मेरे हाँ कहने पर उसने केवल इतना ही कहा, आप उसे जाने मत दीजिएगा, मैं तुरंत ही उसे लेने आ रहा हूँ। इसकी सूचना उसे नहीं मिलनी चाहिए कि मैंने फ़ोन किया है। मैं जब बाहर निकली तो ममता जाने के लिए एकदम तैयार खड़ी थी। आप सब सामान रख लें, मुझे बहुत सारे काम हैं, बाद में आकर हिसाब कर लूँगी। मैंने धीरे से समझा कर उसे रोका, जरा सा धीरज धर, तुझे रुपयों की इतनी आवश्यकता है तो मैं अभी दुकान से मंगवा देती हूँ। मैंने उसके सामने ही रिसीवर उठाकर मुनीम जी को 1 लाख रुपया भेजने को कह दिया और सुनार जो पुराना घात था को इशारे से मना कर शीघ्र रुपये लाने दुकान भेज दिया। मैं नौकर को चाय बनाने का आदेश दे रही थी कि ममता का पति आ धमका। वह गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने जोर से ममता का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ बाहर की ओर बढ़ा, फिर साथ में सारे गहने भी समेट कर ले गया। मैं हैरान परेशान सी देखती रह गई कि ऐसा क्या अनर्थ हो गया। जब मन नहीं माना तो उनके पीछे पीछे मैं भी उनके घर चली गई। वहाँ जो नज़ारा देखा उसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक महिला चंडिका रूप धारण किए जोर से चिल्ला रही थी, यदि मेरे गहने नहीं मिले तो मैं ममता और सब घर वालों को जेल भिजवा दूंगी।
मेरे गहने तुरंत निकलवा कर दे दीजिए, नहीं तो पुलिस को बुलाती हूँ। हम दोनों साथ साथ किटी पार्टी में गई थी। वहाँ से खा पी कर लौटी तो ममता मेरे साथ मेरे घर आ गई। हम दोनों पलंग पर एक साथ गप कर रही थी कि तभी मैंने तकिए के नीचे अपने गहनों को खोल कर रख दिया। फिर थोड़ी देर को मेरी आंख लग गई। जब उठी तो ममता को अचानक कोई काम याद आ गया और वह हड़बड़ा कर वहाँ से चल दी। इसके जाने के बाद जब मैंने तकिए के नीचे अपनी चूड़ियाँ निकालने को हाथ डाला तो चौंक उठी, क्योंकि गहने गायब थे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। बिस्तर को कई बार झाड़ कर देखा, परंतु चूड़ियाँ तो मानो हवा हो गई। मुझे पक्का विश्वास था कि कमरे में मेरे और ममता के सिवा उस दोपहर में कोई भी नहीं आया था। नौकर भी दोपहर को नीचे चले जाते हैं। मैं तुरंत ही गाड़ी में बैठकर इस चुड़ैल के घर दौड़ी, परंतु यह तो घर पहुंची ही नहीं थी। दोस्ती के नाम पर इसने मेरी पीठ में छुरा भोंका है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। परिवार के सदस्य शर्म से सिर झुकाए सब बातें सुन रहे थे। ममता के पति ने सारे जेवर उस महिला के समक्ष रखे और हाथ जोड़कर बोले, बहन जी, आप अपने गहने संभाल लें और जो सजा देनी हो इस चोरनी को दें, परंतु पुलिस तथा अखबार वालों को इस बात की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा आप भी अपने गहनों से हाथ धो बैठेंगी और हम दोनों भी मुसीबत में फंस जाएंगे। हमारी मर्यादा धूल में मिल जाएगी। यह बात उस महिला की समझ में आ गई। उसने गहने उठाए और चलती बनी। फिर पति तथा घर वालों ने ममता को आड़े हाथ लिया और पूछा कि उसे आखिर ऐसी क्या कमी थी जो उसे इस प्रकार की नीच हरकत करनी पड़ी। नहीं, उसका देवर बीमार था, वह भी मनगढ़ंत बात थी। आखिर उसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? बहुत पूछने तथा डराने धमकाने पर ममता ने कबूल कर लिया था कि वह महिलाओं के किसी क्लब में जुआ खेलने लगी थी। उसमें वह करीब 25-30 हजार रुपये हार गई थी। वे महिलाएं बार बार रुपये मांग रही थी, इसीलिए उसने देवर की बीमारी की झूठी कहानी गढ़कर मुझसे रुपये ले लिए। यह बात वह पति से भी नहीं बता सकती थी, इसीलिए मेरे रुपये चुकाने के लिए उसने गहने चोरी किए और पकड़ी गई। ममता पश्चाताप की अग्नि में जल रही थी। उसने संकल्प किया कि भविष्य में कभी भी जुआ नहीं खेलेगी और सीधा तथा सच्चा जीवन बिताएगी।